अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उनवलास ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम क्लास 8 केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कॉपी में लिख लिया होगा, इसको अच्छी तरीके से आपने रीड कर लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, यानी इसको हम उर्दू में बोलते हैं कीमियाई तामुलात। यानी जब केमिकल्स आपस में मिलते हैं या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में मिलकर नई चीज़ें बनाते हैं, इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है, इनके लॉज और इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, इनके जो कवानीन हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर लॉ बताया गया है, पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डिस्क्राइब लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट। यानी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बयान करना है और इसके साथ लैंडोल्स एक साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उनका एक्सपेरिमेंट हमने बयान करना है। तो सबसे पहले आंसर में इंट्रोडक्शन आएगा, इस लॉ का हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इन 1875 सर एंटोइन लिवाइजर्स प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है कि इसके अंदर क्या बताया गया कि 1785 में, ठीक है, 1785 में केमिस्ट हैं जिनका नाम था एंटोइन लिवाइजर। उन्होंने ये लॉ बयान किया था जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहा जाता है। अब ये लॉ क्या है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, किसके बारे में जो है वो बताया गया है, वो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed during chemical reaction. The initial weight of reactants is equal to the final weight of the products. अब ये स्टेटमेंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा बताऊं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, यानी मैटर को हम ना ही बना सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी मैटर को बनाना भी हमारे बस की बात नहीं, ना ही इसको ख़त्म करना इसके बस की बात है। अब पहले क्या होता था, लोग ये समझते थे कि जब उन्होंने दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाकर नई चीज़ जब बनाई तो उनको ये लगा कि भाई उन्होंने कोई चीज़ नई बना ली है, ठीक है, और उनको ये लगता था कि अब ये चीज़ बनाने से जो प्रीवियस जो चीज़ें थी, यानी जिससे ये चीज़ मिलकर बनी है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन जब लेवाइजर साहब ने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की, इसके ऊपर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्लियर ये बात बता दी कि हम किसी चीज़ को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बात उन्होंने कैसे वाज़ेह की? उन्होंने ये कहा कि भाई जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन से पहले जो हम कंपाउंड्स का वेट लें और रिएक्शन के बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसका हम वेट लें तो वो वेट इक्वल होता है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। अगर फ़र्क होता तो समझ लें कि कोई चीज़ ख़त्म हुई है या बनी है, लेकिन जब वेट इक्वल है इसका मतलब कोई नई चीज़ का इजाफा उसके अंदर नहीं हुआ है। अब इसको मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन ईजीली बी अंडरस्टूड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम आसानी से समझ सकते हैं, ईजीली अंडरस्टूड कैसे समझ सकते हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के बनने से, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब यहाँ मैंने एक केमिकल इक्वेशन दी है, इसके ऊपर से गौर कीजिएगा। पहले प्रोडक्ट दिए हुए, ठीक है, यानी एरो से पहले जो लिखे हुए होते हैं हम इसको प्रोडक्ट इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्शन से पहले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब यहाँ दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, अब ये गैस की फॉर्म में, इसलिए इसके नीचे छोटा सा मैंने जी लिख दिया है। जी का क्या मतलब है? ये गैस है। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ये दो हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस की फॉर्म में है तो इसके नीचे मैंने छोटा सा जी लिख दिया। ये दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड जब मिलकर जो है वो बनाते हैं नई चीज़, क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है। दो हमारे पास कंपाउंड थे हाइड्रोजन के, एटम हमारे पास दो हाइड्रोजन के हैं, एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है। ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनता है? H2O का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब H2O के मॉलिक्यूल के नीचे मैंने लिखा है स्मॉल सा L, मैंने लिखा है L स्टैंड फॉर लिक्विड, यानी पहले ये गैसियस फॉर्म में था और उसके बाद जब हमने इसको रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट किस फॉर्म में बना? लिक्विड फॉर्म में बना, ठीक है। अब नीचे क्या है? इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें
इनका रेशियो कितना रखें 2:1, यानी अगर हम हाइड्रोजन को 2 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को 1 लेंगे। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि अगर हम 2 टीस्पून हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो 1 टीस्पून किसका आएगा, ऑक्सीजन का आएगा। यानी ऑक्सीजन से हमेशा डबल हमने लेना है हाइड्रोजन के कंपाउंड को बाय द वॉल्यूम के हिसाब से। देन आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड। जब हम ये रेशियो लेंगे ना तो पूरे रिएक्शन के बाद हमारे पास वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले कंपाउंड्स भी कितने लिए थे, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के कंपाउंड्स थे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ जब उन्होंने रिएक्शन किया तो हमारे पास मोल्स भी कितने बने, 2 बने। अब इसके हम क्या करते हैं कि इसके वेट के बारे में हम देखते हैं कि भाई आया कि इसका वेट भी इक्वल है नहीं है। देखें, अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने लिखा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ब्रैकेट के बाद 2 है, और एटॉमिक मास क्या है, 2 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एटॉमिक मास आया और ब्रैकेट के बाहर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर आया। इसी तरीके से मैंने ऑक्सीजन का ब्रैकेट के अंदर लिखा, ऑक्सीजन का मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन का मैंने एटॉमिक मास लिखा। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, यानी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद कितनी होती है, 16, और बाहर का जो नंबर 2 है वो जाहिर कर रहा है इसके नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवा दिया, इनको ब्रैकेट से तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 बन गया, और यहाँ पर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 32। इसी तरीके से प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वाज़ेह कर रहा है। और अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने थे, 2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे हमारे पास, 1, तो इसका एटॉमिक मास आ गया 16। अब हमने प्लस कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे, 16 + 2 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया 36। अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की तरफ हमारे पास क्या बन रहा है, 36। यहाँ पर भी हमारे पास 4 + 32 36, वहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, 36। यानी कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन हमारे पास जो मैथ था वो क्या है, इक्वल है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कोई नई चीज़ ना ही बनी है और ना ही ख़त्म हुई है। अच्छा, इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है, मज़ीद जो है वो आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सपेरिमेंट किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है लैंडॉल्ट। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसकी वेरिफिकेशन हम फाइंड आउट करें लैंडॉल्ट के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट पहले हम लिखें कि द रिएक्शन वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज द टोटल मास ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है ये हमें प्रूफ बता रही है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो बराबर है किसका, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब इसको मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या नाम है इनका, लैंडॉल्ट्स। उन्होंने जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। तो हेडिंग लगाएंगे हम प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ लैंडॉल्ट्स एक्सपेरिमेंट, यानी उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल करके उसकी वेरिफिकेशन बयान की। ठीक है, हेडिंग लगाने के बाद लिखा हुआ है लैंडॉल्ट्स वाज अ जर्मन केमिस्ट हु वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी लैंडॉल्ट कौन है, एक जर्मन के केमिस्ट हैं, उन्होंने ये वेरीफाई किया है कंजर्वेशन ऑफ मास को बाकायदा प्रैक्टिकल करके। ठीक है, क्या किया, कैसे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, लिखा हुआ है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही यूज एच शेप्ड ट्यूब, यानी उन्होंने एच किस्म की एक शेप की एक ट्यूब थी उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे देखें ये डायग्राम में बनी हुई है, एक ट्यूब थी जिसका जो शेप था वो एच नुमा था, जैसे अल्फ़ाबेट है ना हमारा कैपिटल एच, उस जैसा इसका शेप था, उन्होंने वैसी जो है वो ट्यूब का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हैविंग 2 सोल्यूशन, अब उस एच शेप के जो 2 हमारे पास कंपार्टमेंट थे ना उसके अंदर उन्होंने 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स लिए। एक जो है वो उसके अंदर अलग से सोल्यूशन लिया जो है वो AgNO3 का। AgNO3 कौन सा है कंपाउंड, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का इसने जो है वो एलिमेंट लिया, और जो दूसरा उसका कंपार्टमेंट था उसके अंदर उन्होंने HCl लिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों चीज़ें उन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स उन्होंने ले ली। अब इन डिफरेंट आर्म्स, यानी इसके दोनों मुख्तलिफ आर्म्स के अंदर या कंपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद इन्होंने किया ही टुक, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर हाइड हो रहा है, तो इसको मैं स्पेस देकर थोड़ा सा सही कर दूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे तरीके से। इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, हाँ जी। अब देखें उसके बाद क्या है, ही टुक द वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि इसने अभी रिएक्शन नहीं करवाया, इसने क्या किया, सिर्फ इसके दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो है वो दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर दोनों मुख्तलिफ सोल्यूशन ले लिए। एक AgNO3 लिया यानी सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा HCl लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब इसने क्या किया, इसका पहले वेट लिया, ठीक है, इन दोनों का इन्होंने रिएक्टेंट्स का वेट ले लिया एंड अलाउड देम टू रिएक्ट। फिर उसके बाद उसने इसका क्या करवा दिया, रिएक्शन करवाया। पहले वेट लिया और उसके बाद इसने इसका रिएक्शन करवा दिया। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीट ऑफ रिएक्शन, जब कंप्लीट रिएक्शन हो चुका, दोनों कंपाउंड्स आपस में मिलके नया कंपाउंड्स बन चुका, जुड़ चुके, ही अगेन टुक द वेट एंड फाउंड इट, उसने दोबारा इसका वेट लिया, यानी जो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बन चुका उसका इसने दोबारा से वेट लिया। फिर उसने क्या देखा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। उसने वही अखज़ किया कि जब उसने मास लिया था रिएक्टेंट्स का, बिल्कुल उतना ही मास आया है प्रोडक्ट्स का, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का मास क्या था, इक्वल था। हेंस, लिहाजा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड, लिहाजा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ना ही कोई एटम बनता है, ना ही मास बनता है, ना ही मास डिस्ट्रॉयड होता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप मालूम कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।